थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू हसन. पोइट्री की बात है तो मेरे हिसाब से पोइट्री से ही शुरू करनी चाहिए. तो कहते हैं कि कुछ है नहीं कहने को पर कहना भी सब कुछ चाहता हूँ. जो दिन गुजरे तुझ बिन मैं साथ गुजारना चाहता हूँ. तो ऐसे ही हमारी बुक्स भी होती है. वो जो अनकहे शब्द होते हैं, फिर जो अनकही बातें होती हैं, हम अपने बुक के ज़रिए उस इंसान तक या फिर उस लोगों तक पहुंचा पाते हैं जो हम शायद कह नहीं पाते. तो एहसान, पहले तो आपको इंस्पिरेशन कैसे मिला इस बुक को लिखने का? और इस एक राइटिंग का किसी का बैकग्राउंड होता है, एक जर्नी होता है. जैसे कि आप एक स्मार्ट के साथ साथ एक एक्टर तो है ही. तो एक एक्टर का एक राइटर में कन्वर्ट होना या फिर एक एक्टर के साथ एक राइटर भी होना, तो ये इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं? सवाल से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ. जो भी लोग यहाँ आए हैं, थैंक यू मुझे अपना संडे देने के लिए. दिल्ली की सर्दी में अपनी रज़ाई कंबल छोड़ के आने के लिए थैंक यू सो मच. इट मीन्स अ लॉट टू मी, इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी. और मेरा नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है प्रोनाउंस करना, बट मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ. एहसन वज़ीर, वो होती है दिक्कत. सो coming back to the question, the question is the writing background that you talked about. So I don't come from कोई भी कला का बैकग्राउंड नहीं है मेरे घर में. मेरे घर में सब डॉक्टर, इंजीनियर, मेरे पापा बिजनेसमैन. पर मेरे पापा मुशायरे का शौक़ रखते थे. तो उनके बीच और मेरे बीच काफ़ी ऐसे फासला रहा है. एक बाप बेटे का रिश्ता जो यूजुअल होता है वो रहा है. तो मैं बस उनके साथ टीवी देखने बैठा करता था, और वो आज भी और तब भी मुशायरा सुना करते थे. तो मुझे वो तब भी समझ नहीं आया, आज भी थोड़ा कम समझ में आता है. पर वो जो ज़बान है, वो जो लफ्ज़ हैं, वो जो बोल हैं, वो शायद मुझे, मैं बोलूँगा, जागीर में मिले हैं. मुझे नहीं पता कि मुझ में थे, और कभी मुझ में, मेरे कलम में इतनी ताकत थी कि मैं एक किताब लिख सकता हूँ. मुझे ऐसा कभी नहीं लगा. And the other question, actor turning writer. So for me, I like to call myself as an artist. मुझे किसी एक आर्ट फॉर्म के साथ एसोसिएट नहीं होना है. कल को मेरा मन करेगा कि मुझे पेंटिंग करनी है, मुझे गाना बनाना है, तो मैं कहूँगा. जिस भी ढंग से, जिस भी तरीके से एक खूबसूरत बात कही जा सकती है, जो भी मेरे मन में है, वो किसी भी फॉर्म में हो. बुक की बहुत अलग कहानी है कि मैंने बुक क्यों लिखी. तो वो मैं उस तरीके से कहना चाहता हूँ कि एक अच्छे तरीके से पेश करूँ, चाहे वो मेरा गम हो, चाहे वो मेरी खुशी हो. सो दैट्स हाउ एक्टर राइटर वाला क्वेश्चन कम्स. अच्छा, इस बुक का नाम है तुम एक कविता थी. तो इसमें एक वर्ड आता है तुम, एक वर्ड आता है थी. तो क्या वो इंसान मौजूद नहीं है, या फिर ये किसके लिए लिखी गई है? नहीं नहीं, किताब किसी के लिए नहीं है. किताब बस है, वो लिखी गई है कि ऐसे कि एक राइटर है स्टोरी में, वो राइटर किसी के लिए लिख रहा है. मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग रहे जिनसे वो प्रेरित हुई है, पर ऐसे किसी पे बेस्ड नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कोई कविता थी. मेरी ज़िंदगी में कोई कविता नहीं थी, पर ये उस राइटर की कहानी है, तो उसकी ज़िंदगी में थी, तो ऐसे नाम पड़ा तुम एक कविता थी. दूसरा रीज़न ये है, द बुक स्टार्ट्स एट अ सेंटेंस कि दिल टूटने की आवाज़ कभी इतनी ज़ोर से नहीं हुई होगी, उसने अपने आशिक का नाम मेरे सामने ले लिया. एंड इट एंड्स एट द सेम सेंटेंस. सो दैट्स हाउ वो मेरे दिमाग में चीज़ आई कि दिस इज़ अ कविता, दिस इज़ अ पोएम, नॉट जस्ट अ स्टोरी. पहले मैं इसका नाम कुछ और रखने वाला था, बट देन आई रियलाइज द पैटर्न. जब मैंने उसका एंड लिखा कि ये एक कविता है. मैं आज भी इसको, कोई मुझसे पूछता है कि क्या जॉनरा है, क्या है, कैसे है, कविताएं हैं, आप पढ़ के देखिए. तो ऐसे इसका नाम पड़ा. एज एन आर्टिस्ट, एक्टर, इसमें एक स्ट्रगल बहुत लंबा है. कोई किसी की भी अगर हम जर्नी उठा के देखते हैं, किसी एक बड़े एक्टर का जर्नी उठा के देखते हैं, आर्टिस्ट का जर्नी उठा के देखते हैं, तो बहुत से ऐसे लम्हे होते हैं जिसे महसूस होने के लिए होते हैं, लेकिन उन्हें हम ना लफ्ज़ों में नहीं उतार पाते. तो क्या ऐसे कुछ लफ्ज़ हैं जो इस बुक में रह गए हों? मेरी ज़िंदगी के कई ऐसे लफ्ज़ हैं जो रह गए हैं.
दरअसल क्या होता है ना, आज जो भीड़ जमा है उन सबको मेरी जीत पता है, पर मैं हार पिछले 7 साल से रहा हूँ। सबको लगता है कि ये अच्छा लिखता है, अच्छा कर लेता है, शायद सबको लगता है। तो इस साल जुलाई में या जून में मुझे 7 साल हो जाएंगे ये सब करते हुए। हार काफ़ी पर्सनल होती है, हार भी लिखी जाती है पर वो लोगों तक पहुंचती नहीं, क्योंकि इतनी सुंदर नहीं होती, तो वो पहुंचती नहीं, पसंद नहीं आती। जीत सबकी होती है, जीत पब्लिक होती है। जीत इज़ अ शेयर्ड इमोशन, लाइक हैप्पीनेस। खुशी कभी अकेले नहीं होती, वो सबके साथ होती है। हार, दुख, पीड़ा वो अपना होता है। तो वो मेरा पिटारा एक अलग है, वो छिपा के रखा है, मेरी हार का पिटारा। मैं बस दुनिया को ये दिखाता हूँ कि मैं देखो सिकंदर हूँ, जीतता हूँ बस। तो मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि ऐसा रहे। तो इससे अलग अगर हम चाहें कि आपको एक शायरी जो आपकी सबसे पसंदीदा हो, क्योंकि एक राइटर के लिए उसके पास थाउजेंड्स ऑफ पोइट्रीज उसके दिमाग में भी होती है, उसकी लिखावट में भी होती है, जो अभी तक की आपको सबसे बेहतरीन आपकी लिखी हुई पोइट्री जो आपको लगती है, तो प्लीज़ मैं चाहूँगा एक बार आप सबको सुनाएं। मैं कोशिश करूँगा। दरअसल मेरी कोई फेवरेट तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो बाकी है लिखनी। किसी दिन शायद लिखूँगा मैं वो काम जो मेरा खुद का फेवरेट होगा। सो आई एम माई बिगेस्ट सेल्फ क्रिटिक। मुझे 1 मिनट देना प्लीज़। तो ये एक बात है कि एक वो जो राइटर है वो अपनी जो म्यूज़, जो मोगू है, उसको डिस्क्राइब करता है। तो मैंने सोचा कि एक लेखक अपनी मोहब्बत को कितना ही बेहतर डिस्क्राइब कर सकता है। तो एक छोटी सी बात लिखी थी और सिर्फ उसके चेहरे को लेकर लिखी थी। तो ऐसे शुरू होती है कि उफ वो चेहरा मैंने देखा है, उसे देखकर जानो अब कोई मुश्किलें बची ही नहीं थी। मेरा मन न जाने पहाड़ों पर नदी के किनारे जाकर बैठ गया था एक मुसाफिर के साथ, और उस मुसाफिर से पूछा कि तुमने क्या क्या देखा है। वो बोला, मैंने इस 10 साल के सफ़र में सूरज को आसमान लाल करते देखा है, सितारों भरी रातें और न जाने कितने नक्षत्र देखे हैं टेढ़े मेढ़े पहाड़ और सीधे रास्ते। देखी है वो जगह है जहाँ कोई ना गया हो, देखी है वो रोशनी जो साल में एक बार दिखती है, देखी है सफ़ेद बर्फ, देखी है मौसम की पहली बारिश, देखा है हिरण कैसे चुपके से पानी पीता है, देखा है शोर भरा शहर जो रात भर जागता है, देखा है वो गांव जिसकी सुबह मुर्गे की अजान से होती है। इस सफ़र में हिंदू देखे, मुसलमान देखे, सिख देखे, हर नस्ल के हर धर्म के लोग देखे, और कुछ कुछ इंसान भी देखे। देखी है खुदा की बनाई हुई हर खूबसूरत नेमत, ऐसा कुछ छूटा नहीं जो मैंने ना देखा हो। मैं बोला, उफ वो चेहरा तुमने कहाँ देखा है, वो नूर हुदा, वो खुशनुमा चेहरा तुमने कहाँ देखा है। एहसान, अभी हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे। आप आंसर सिर्फ एक वर्ड में देंगे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो आपका फर्स्ट थॉट या फिर जो भी फर्स्ट एक वर्ड आपके दिमाग में आएगा उसको आप बताएंगे। ये तो आप मुझे फंसा रहे हो। तो तुम एक कविता थी। बुक। एहसान वजीर, एहसन वजीर एक्चुअली। स्टोरी। यादें, बुला दो, वक्त, बीत जाएगा, वर्ड्स, कम है, रीरीडिंग दिस बुक, लिविंग द स्टोरी अगेन। व्हाट वाज रीरीडिंग योर बुक, रीरीडिंग माय बुक, कमियां। अनसेंड मैसेजेस। वो बात अब मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे आऊँगा। जो मैं तुमसे कह ना पाया। इंस्टाग्राम, काम। आज का एहसन वजीर, मेहनती। इश्क। हो जाएगा। तो अभी बहुत सारे लोग भी यहाँ पे हैं जो काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। मेरे हिसाब से हमारे स्टॉल पे 11 बजे से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था कि आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। पर बहुत जाम था, सॉरी। अच्छा, अगर ये किताब एक जवाब है तो सवाल क्या है? सवाल ये है जो इसके पहले पन्ने पर है, वो कितनी खूबसूरत होंगी लड़कियां जिन पे लिखा जाता है, मोहब्बत में लोग कुछ कुछ लिख जाते हैं, तू लिख सकता है। तो ये सवाल था, उसका जवाब था ये किताब कि मैं लिख सकता हूँ, हाँ मैं लिख सकता हूँ। मेरा भी बहुत मतलब बैकग्राउंड अगर मैं देखूँ तो मैं भी पोइटिक उस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो पोइट्रीज भी लिखता हूँ। एज अ पब्लिशर हम बहुत सारी पोइट्री बुक्स की हैं, लेकिन जैसे ही हम ये वाला बुक को पढ़ते हैं तो यहाँ पे खाली पोइट्री नहीं है, मेरे हिसाब से एक फीलिंग्स है या फिर एक स्टोरी लाइन है जो लोग ज़्यादा अपने आप से महसूस भी कर पाते हैं। कहते हैं कि जो सबसे पहली शायरी होती है ना, या फिर जो सबसे पहली हमारी लिखावट होती है, हम ना पूरी ज़िंदगी
उस लेवल का लिखने के लिए ट्राई करते रहते हैं और हम सबसे पहले जैसा दोबारा नहीं लिख पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो आपका सबसे पहला राइटिंग का जो जर्नी था, जब आपने सबसे पहले कलम उठाई थी कि मैं लिखना शुरू करता हूँ, और उसके बाद आज की स्टेज पे आप कितना उसको पकड़ पाए हैं? पहले तो मैं बहुत ख़राब लिखता था, तो मैं कभी भी अपने पहले जैसा नहीं लिखना चाहूँगा। तो जैसे हर कोई कोशिश करता है कि बस ये राइम करा दो, इसका कोई मतलब बन जाए, ये कोई बात है जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पर आने वाले सालों में पता लगता है ये कोई बात नहीं है, ये कुछ भी हो रहा है। पर मैंने आज सुबह जब मैं फ़्लाइट से उतरा, तो मैं भी एक सुनाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मैंने लिखी एक चीज़। सो इट्स अबाउट, जैसे आजकल हमारी जो जनरेशन है, जो मेरी उम्र के लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो लाइक फिजिकल चीटिंग इज़ वेरी, काफ़ी नॉर्मलाइज कर दी गई है। पर तो ये एक ऐसे इंसान ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो बोल रहा है कि 1000 टुकड़े कर जिस्म के, हर जिस्म को खिला दे, 1000 टुकड़े और कर, मुसाफिर की प्यास बुझा दे। ना, दिल को ना हाथ लगा, नादानी करते हो, यूं ही बिना पूछे किसी और की चीज़ को हाथ नहीं लगाते। वाह 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 वाह। तो अभी हमारे पास थोड़ा वक्त कम है। मैं चाहूँगा कि हमारी कन्वर्सेशन तो चलती रहे, लेकिन यहाँ पे पोइट्रीज भी चलती रहे, या फिर आपका जो लिखा हुआ है वो ज़्यादा मैं चाहूँगा कि लोग सुने। मैं कुछ ऐसा पढ़ता हूँ जो किताब में ना हो, बिकॉज आई एम थिंकिंग आप सभी लोग किताब पढ़ चुके होंगे। अच्छा, एक्चुअली ये थोड़ा टाइम हमारे पास काफ़ी है, काफ़ी जस्ट है। मुझे थोड़ा कन्वर्सेशन में थोड़ा इशू ठीक है, मेरे पास भी टाइम है। तो ये ऐसा अ लेटर टू माय मदर टाइप चीज़ है कि एक उम्र गुजारी है, ये खासकर उन बच्चों के लिए जो अपने शहरों से दूर रहते हैं। मैं मुंबई से नहीं हूँ, मैं यूपी में एक छोटे से कस्बे अफजलगढ़ से आता हूँ। सो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, आई थिंक काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा अफजलगढ़। तो मैं ऐसे ही कुछ खत लिख देता हूँ अपने नोट्स में अपनी अम्मी के लिए, पर कभी भेजता नहीं उन्हें। तो लिखा था कि एक उम्र गुजारी है शजर सजाने में, 3 पहर बीत जाएं और मैं पहुंचूंगा रात को, अभी शायद अम्मी मुझे एक उम्र लगेगी घर लौट के आने में। तेरे हाथ का खाना खाने के लिए मैं आऊँगा तेरी जवानी में, बदल दूंगा शायद ये कहानी में, लेकिन किसी और ज़माने में, क्योंकि अभी शायद अम्मी मुझे एक उम्र लगेगी घर लौट के आने में। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से टू माय मदर। अभी अगर हम देखें कि आज जब आपके वर्ड्स इतने लोग सुनते हैं, क्या आपको लिखने से पहले एक जिम्मेवारी लगती है कि ये बहुत सारे लोगों तक जाने वाला है, कि क्या मैं लिखने वाला हूँ, क्या वो लोग उस चीज़ से अपने आप को महसूस कर पाएंगे, अपनी कहानी से जोड़ पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं कुछ लिखता हूँ कि झूठ ना लिखूँ, सच लिखूँ। कि अख्तर साहब की एक बात है कि अगर किसी कागज़ पे मैं कुछ लिखते हुए एक बंद कमरे में, एक होटल के कमरे में रोया हूँ, और कल को वो प्रोडक्शन में जाके एडिट होके एक्टर उस पे एक्ट करके और वो बाहर आता है, और अगर उसी ईमानदारी से वो बाहर आता है, तो जो उसको देखेगा वो भी रोएगा। सो ईमानदारी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे काम में हमेशा रहे। मैं कभी ये नहीं कहता कि ये बहुत अच्छा लिखा है, मुझे पता होना चाहिए कि इसका सच क्या है, कितना अच्छा है, और कितनी इसमें मैं बेफालतू की बातें कर रहा हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि क्योंकि मैं इन लोगों से ऐसे जुड़ चुका हूँ कि मुझे पता है कि मैं गलती भी करूँगा तो ये माफ़ कर देंगे और कहेंगे कि दोबारा करो। तो मेरे पास वो मौका भी है बार बार गलती करने का, वो उम्र भी है, वो जोश भी है। तो गलती करने से डर नहीं लगता, बस कोशिश ये रहती है कि हमेशा अपने काम के साथ ईमानदार रहूँ। अभी आपके बहुत सारे जो फॉलोवर्स हैं, फिर जो आपको पढ़ते हैं, जो आपको सुनते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ भी थे जो आपसे इंटरेक्शन करना चाह रहे थे, क्वेश्चंस करना चाह रहे थे। आपके जो सवाल हैं, जो आप लोग पूछना चाहते हैं, तो आप एक एक करके कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते Hello Hassan, I'm your biggest fan. I've been following you since very long, and I know you have been trying different things like pehle comedy skits and choti choti reels, and then writing and a little bit of music. So it is about love, जो आपकी book है, like it is basically about love. या So I just want to ask you a question. What would be your tips for a person who is still waiting for a closure from a person who walked away without giving it? जो बिना बताए कुछ चला गया उसका क्लोजर कैसे, ये सवाल है ना आपका। जो बिना बताए चला गया उसका चले जाना ही उसका जवाब है।
हर बार जवाब मैं कह के दूं ये ज़रूरी नहीं। अगर मैं अभी स्टेज से उतर के चला जाऊं तो वो भी एक अपने आप में जवाब है। तो वो चला गया, वो उसका जवाब था, और अपनों का गम यही सोच के अपनाना पड़ता है कि उसकी कोई खास वजह रही होगी, तो अपनाना पड़ेगा। So I काफी have also पोइटिक written आंसर some था। हाय एहसान, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव यू एंड I love मैं you too. बहुत टाइम से देख रहा हूँ, ठीक है, बट मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या ज़रूरी है कि किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत की जाए जो लाहासिल है, किसी के कब्ज़ में पहले से उसकी जान है, जिसका पहले से कोई निगहबान है, टू राइट दिस मिराकुलस लविंग बुक? इज इट इम्पोर्टेंट? No, it's very painful. ओके, It's very painful to love someone who does not love you back. गम और ये सब जो है, जो मैंने लिखा, ये पढ़ने में अच्छा लगता है, पर अगर किसी पे सही में ये बीते तो बहुत मुश्किल होती है यार। मतलब मुझे लगता है कि जिसको भी प्यार मिले वो उसको उस रूप में मिले जिस रूप में वो चाहता है। ये आइडिया ऑफ सैडनेस, दिल टूटने से आर्ट निकलती है, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट राइट। ये एक गलत तरीका है। मूवीज़ में अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, बट डोंट पुट योर सेल्फ थ्रू दिस। क्योंकि माँ जब धूप लगती है तो आंचल ढक देती है, तो जिस बच्चे को धूप लगने से बचाया जा रहा है उसको इतना दुख दर्द क्यों दे रहे हो? अपनी माँ की, अपने पापा की सोचो। तो नहीं, मत करो ऐसे शख्स से प्यार। मोहब्बत से Thank you बचना so much. और एक फीलिंग से बचना, लेकिन अगर हम इंसान है तो हमारे अंदर ये इनबिल्ट फीलिंग्स और सब कुछ पहले से ही है, तो हम जितना चाहे बचना भी चाहे तो इंसान बच नहीं सकता है। मेरे हिसाब से राइटिंग में मतलब एक राइटिंग को अगर आप इस चीज़ में मेंशन करते हैं या फिर हम इसको रियल लाइफ में मेंशन करते हैं, तो आपको नहीं लगता एक डिफ़िकल्ट पार्ट है उस चीज़ को आगे बढ़ाना? नहीं, बच तो नहीं सकते हैं, पर उनका सवाल था कि क्या ज़रूरी है ऐसे शख्स से प्यार करना? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर हो गया तो फिर तो कोई चारा नहीं है। आग का दरिया है, डूब के जाना है। हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्सन? डोंट रीड दिस बुक। लव देम फॉर इटर्निटी। उनकी सज़ा यही है कि मैं तुझे ज़िंदगी भर प्यार करूँगा। दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। वो कुछ नहीं कर सकते। Sir, I have a question. वे मुझे हाय। Hello, sir. Firstly, I would like to thank you for bringing up Hindi Sahitya because there are very मतलब ऐसे कम लोग हैं जो हिंदी पढ़ते हैं with interest. So thank you very much for bringing up this. My question to you is, there's a little kind of obsession with a person in this book. So have you ever felt it in love या फिर आपने कुछ ऐसा experience किया हो that you've written in this book? My obsession completely was to write obsession with as much as obsession I can. So this is a little difficult to understand. तो मुझे obsession ही लिखना था, और मुझे इस बात की obsession है कि मुझे obsession लिखना है। तो मैं खुद एक किसी शख्स से नहीं, इस आइडिया से ऑब्सेस्ड हूँ कि ये किस तरीके से, उस तरीके से पेश किया जा सकता है कि वो लगे कि किसी शख्स ने किसी शख्स को, जो कि इसमें राइटर टू द गर्ल मोगू को करता है, पर वो दरअसल मेरी झलक है। मैं इस तरीके से अपने काम से ऑब्सेस्ड हूँ। जैसे किताब में एक जगह वो राइटर भी झलकता है मुझ में, कि वो बोलता है कि सब चले जाते हैं पर काम वहीं रह जाता है। तो ये वो वाली बात है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई ट्राइड टू से। थैंक यू। ऐसन जैसे मैं कल आपको थोड़ा स्क्रॉल भी कर रहा था, मैं देख रहा था कि आपकी जर्नी कैसे चलती है। जैसे वहाँ पे एक मेंशन था द पिल करके, आप कुछ प्ले करते हैं। तो अगर मैं चाहूँ कि उस प्ले के अंदर मेरे हिसाब से मल्टीपल कैरेक्टर्स होंगे, तो आपका एक कोई भी जो राइटिंग है उसके अंदर जो फेवरेट कैरेक्टर रहा है अब तक, जिसको आप करना चाहते हैं, फिर उसके अगर आप थोड़ा स्टोरी सभी को बताएंगे तो मैं चाहूँगा वो बहुत अच्छा रहेगा। द पिल मैंने नहीं लिखी है। द पिल मेरे एक डायरेक्टर राइटर फ्रेंड प्रियांशु ने लिखी थी। मैं उसमें लीड एक्टर था। जो कैरेक्टर्स मैंने लिखे हैं उनमें से सबसे अच्छा मुझे लगता है, मैंने एक जर्मन शॉर्ट फिल्म की थी जिसके लिए मैंने बहुत जी जान लगाई थी, अपने आप को बहुत कष्ट पहुंचाया था, और वो आज तक का सबसे मेरा कम चला हुआ काम अगर बोले तो है। तो मैंने उसके लिए जर्मनी, डायलॉग्स अगर कुछ आप बताएं तो प्लीज़। वो ऐसा था कि वो एक अर्नेस्ट हेमिंगवे की एक शॉर्ट स्टोरी है, फॉर सेल बेबी शूज़ नेवर वॉर। तो उसके अराउंड मैंने एक दुनिया लिखी थी कि एक बाप ये बात कब बोलेगा कि उसके बच्चे के शू जो हैं वो फॉर सेल हैं और कभी पहने नहीं गए।
तो एक जर्मन वर्ल्ड वॉर 2 पे बेस्ड थी. आई प्लेड अ जू कैरेक्टर जिसके लिए मैंने जर्मन एक्सेंट सीखा था. सो देयर वाज माई मदर, शी वाज ब्यूटीफुल. तो वो इस तरीके से होता है. तो मुझे अभी भी वो याद है. तो मैंने जर्मनी के काफ़ी लोगों से बात की थी वो पुल ऑफ करने के लिए, जो कि मेरे हिसाब से अब तक का शायद मेरा फेवरेट काम वो है. मैं ना जैसे फेवरेट औरत को देख के कान गर्म हो जाता है ना, और गाल वैसे आपको देख के मेरे कान और गाल गर्म हो रखे हैं. मेरे भी हो रहे हैं. बट भैया मेरे को पूछना था, जब रैपिड फायर चल रहा था तो सर ने बोला यादें, तो आपने कहा भूल जाओ. तो यादों को भूलना ज़रूरी है क्या? महादेवी वर्मा की एक कविता है, छाया मत छूना. पास्ट अगर अच्छा होता है तो हमें ये लगता है कि यार आज कितना बुरा दिन है. बुरा होता है तो ये लगता है कि मैं कितने बुरे हालातों में था. पास्ट मतलब, मेरा मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली भूल जाओ, याद रखो. और तुम भुला भी नहीं सकते हो, क्योंकि आज जो तुम इंसान हो वो अपने पास्ट और जो सब कुछ हुआ है उसकी वजह से हो. तो पास्ट तो कभी भुला नहीं सकते, हम उसका आईना है. तो भूलना ज़रूरी नहीं है, पर याद नहीं करना चाहिए जानबूझ के कि ओ मैं तो बहुत बुरे हालातों में था, ओ मैं तो बहुत अच्छे हालातों में था. तो जब एक शहर आपको आम लगने लगे, कुछ ऐसा लगने लगे कि यहाँ मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है, कुछ इंस्पायरिंग नहीं है, तो वहाँ से निकल जाना चाहिए, एक नए रास्ते खोजने चाहिए. मुंबई ने जो मुझे पूरा एक एक्सपीरियंस दिया, उसी की वजह से शायद आज ये किताब है. अगर मैं मुंबई नहीं गया होता तो शहर शहर की बात है, शहर शहर की कहानी है. तो जाना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, जस्ट टू बी क्लोज़र टू लाइफ. मैं नहीं बोलता कि मैं आज बहुत अच्छा हूँ, पर आज से 17 साल बाद जब मैं 40 का होऊंगा, आई वॉन्ट टू बी इनविंसिबल. तो उससे पहले मैं जितने ख़राब एक्सपीरियंसेस, जितनी मुश्किल सिचुएशन में अपने आप को डाल सकता हूँ तो मैं डालूँगा. तो मुझे ऐसा लगा कि मुंबई मेरे लिए चैलेंज है, जो कि मुझे अभी भी लगता है. तो मैं अभी वहाँ रहूँगा. मुंबई चैलेंज नहीं लगा, फिर लास वेगस चला जाऊँगा, कैलिफोर्निया, समवेयर. लेकिन यूपी वापस नहीं आओगे. यूपी वापस नहीं आ पाऊँगा. एक उम्र लगेगी मुझे घर लौट के आने में. हाय एसन, मेरा क्वेश्चन नहीं, मतलब आई जस्ट वांट टू नो योर पीओवी. लाइक हम मूवीज देखते हैं, वो इश्क जैसे जो टर्म है उसके ऊपर होती है कि कभी कंप्लीट नहीं होता. जो हमारा लास्ट सीन आता है कि वो लाइक मेल और फीमेल कैरेक्टर नहीं मिलते हैं, वो अलग ही हो जाते हैं. तो इतना इस चीज़ को ग्लोरीफाई क्यों किया गया है कि यही हम देखना चाह रहे हैं, इसको देख के हम लाइक सैडनेस ग्लोरीफाई क्यों की गई है. और वन मोर थिंग कि कभी इश्क पूरा हो सकता है. यार मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ, तुम मुझसे इतने बड़े बड़े सवाल पूछ रहे हो. ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों ग्लोरीफाई किया जाता है. मुकम्मल इश्क से ज़्यादा, अब अगर आप बाहर निकले अपने दोस्तों से ही बात करें, फेल्ड लव की बहुत कहानियाँ हैं. तो जो कहानियाँ ज़्यादा हैं वो कहानियाँ ज़्यादा बिकती हैं, वो रिलेट करते हो. आप अपने आप को देखते हो कि जॉर्डन मैं हूँ, नादान परिंदे मैं गाऊँगा एक दिन, मेरी भी माशूका मर जाएगी कैंसर से, या जो भी है. तो वो रिलेट ज़्यादा कर पाते हैं, क्योंकि फेल्ड स्टोरीज बहुत है, दुख बहुत है, बहुत ज़्यादा है. एंड योर सेकेंड क्वेश्चन वॉज मुकम्मल इश्क होता है क्या. सो आई हैव अ शॉर्ट फिल्म कमिंग अप जिसमें मैंने इसी के बारे में लिखा है कि अस ह्यूमंस, हमारी एक टेंडेंसी है, वट एवर वी लव वी रूइन इट. अगर मुझे ये फ़ोन बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसको इतना प्यार करूँगा कि एक दिन मैं इसको ख़राब कर दूँगा. सेम गोज़ फॉर दैट पर्सन जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दिन उससे अपने फेफड़े थरथराते हुए उस पर चीख रहे चिल्ला रहे होते हैं फॉर सम रीज़न. सो एवरीथिंग वी लव वी रूइन इट. लाइक दिस अर्थ वी लव द मोस्ट बट वी आर रूइनिंग इट एवरी डे. सो प्यार का लास्ट स्टेज तो वही है. You do comedy with Hardik and Devanshu. It's great. I'm a big fan. Are you following a creative juices in your head, or is it a planned thing that you keep on doing? इफ़ आई टेल यू, बहुत सिंपल सी चीज़ है. कॉमेडी तो मैंने शुरू शॉर्ट फिल्म से किया था काम करना. मैं हमेशा एक्टर ही बनना चाहता था. राइटर में बहुत ख़राब था, स्टोरी गंदी लिखता था. मेरी शॉर्ट फिल्म्स कभी नहीं चली. कॉमेडी बहुत जल्दी चलती है, क्योंकि लोग ऊब चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, उन्हें हंसना है 2 पल के लिए, उन्हें फालतू की बात नहीं सुननी. तो कॉमेडी बहुत जल्दी चली. तो फिर मैं भूल गया कि मुझे करना क्या था.
फिर मुंबई गया, कुछ कुछ चीज़ें हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ आई हैड दिस इन मी, मुझे तो कहानियाँ सुनानी थी, अब वो हंसा के सुनाऊँ रुला के सुनाऊँ। तो एक एक बॉक्स है जो सभी आपको पहनाना चाहते हैं कि यार तू हंसाता है ना तो सिर्फ हंसा ले, ये कहानियाँ क्यों बता रहा है, बट आई डोंट वॉन्ट टू बी पुट इन दैट बॉक्स। तो इट्स जस्ट विद मी, सम डेज आई फील फनी तो आई क्रिएट फनी, सम डेज आई फील पेन देन आई टेल द पेन, सम डेज आई फील लव देन आई टेल अ लव स्टोरी। सो दैट्स हाउ इट गोज़ फॉर मी। एंड फिर मेरे लिए थोड़ा बीच में ऐसा हो गया था कि एक काम पैसे बनाने के लिए था, एक काम आर्टिस्टिक होता है, एक काम किचन के लिए होता है, तो वैसा भी है, वो नहीं बताऊंगा कौन सा है। एज अ राइटर हम ना बहुत सारी कहानियों को शुरू करते हैं, कुछ कहानियाँ कंप्लीट हो जाती है, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी कहानी होती है जिसको हम जितना सोचते हैं हर बार हमारे दिमाग में कुछ नया आता है और हम उसको सबसे अच्छा लिखना चाहते हैं। क्या कोई ऐसी कहानी है जो अब तक अधूरी हो, जो बहुत पहले शुरू की हो? ये बुक मैंने और आगे लिखी है, पर आगे जब ये कंटिन्यू होगी तो ये एक फिल्म के रूप में होगी। तो जब मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता, जब मैं उस मकाम पे पहुंचता हूँ एंड में, उसके बाद की जो स्टोरी है वो मैं लिख चुका हूँ, प्रोड्यूसर्स और बजट ढूंढ रहा हूँ, वो एक दिन मैं फिल्म बनाऊंगा कि उसके बाद क्या होता है, क्या होना चाहिए इस कहानी में और आगे, क्योंकि कहानी कहाँ पूरी होती है, ये बुक पूर्ण विराम पे नहीं कॉमा पे ख़त्म होती है कि अभी और कुछ है कहने को। तो ये मेरी अधूरी कहानी है जो मैं शायद अपनी ज़िंदगी में पूरी नहीं कर पाऊँगा। मतलब अभी कविता बाकी है? अभी कविता बाकी है। Hi Aisan, I'm Hello. Sania. I really love your content. तो अभी आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी से इश्क हो जाता है और वो पर्सन छोड़ के चला गया विदाउट एनी क्लोजर, तो उसमें आपने बोला था कि उनका छोड़ के जाना ये एक जवाब है। तो माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इफ किसी से इश्क होता है एंड उन्हें भी हमसे हो जाता है, बट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस वो पूरा नहीं हो पाता, मे बी रिलीजन उसकी वजह से, तो उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे, मतलब क्लोजर क्या होगा उसमें? उसमें मैंने जैसे यहाँ पे किसी को बोला था कि ठीक है पूरा नहीं हुआ, पर आपको रोक तो कोई नहीं सकता ना प्यार करने से उस शख्स को। जैसे मेरी भी आज 5 मोहब्बतें हैं जो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस की वजह से, मैं मजाक कर रहा हूँ, तो हाँ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस की वजह से रह जाते हैं, पर ठीक है नहीं मिला कोई बात नहीं, बट आई स्टिल लव दैट फीलिंग, क्योंकि प्यार अपने आप में एक बहुत खूबसूरत फीलिंग है। अब वो किसी शख्स से हो, किसी से भी हो, वो रहना चाहिए, उसको ख़त्म मत करो, क्योंकि इसको ख़त्म करते तो हम खुद निचुड़ जाते हैं। सो डोंट स्टॉप इट, पर उसको इस तरीके से करना है कि आप ऑब्सेस ना कर जाओ कि उसके पीछे भागने लगो, आपकी ज़िंदगी वैसे ही चलती रहे, वो बस एक खूबसूरत कहानी हो जाए बताने के लिए। तो उस जो भी शख्स है उसको एक कहानी बना दो, मैं तो ये बोलूँगा। हेलो। अभी ऑडियंस में अगर किसी को सबसे अच्छी कोई पोइट्री लगती है सन की जो आपने सुना हो, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप वो इनसे सुनना पसंद करेंगे, तो सभी चाह रहे हैं कि वो लाइव सुने इन्हें। हेलो सर। One question. Hello. यस यस प्लीज। हेलो एहसान। हेलो हाय। मैं शायद आपकी मदर की एज की हूँ, जी। लेकिन एक्चुअली मैं ऐसे सडनली ही आ गई, मुझे नहीं पता था कि आप आने वाले हो। हम तो वैसे ही बैठे थे यहाँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपको देख के। मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे बच्चे जैसे आपकी एज के हैं, तो वो 15-16 की एज में बहुत प्रेशर होता है स्टडी का, मतलब आसपास सारा माहौल होता है। आपके पेरेंट्स ने कभी पुश नहीं किया कि आपको स्टडी करनी चाहिए? आप उसको छोड़ के मतलब इस फील्ड में कैसे आए? आपका ये बोल्ड डिसीजन था, आपने इसको कैसे इम्प्लीमेंट करने दिया? वेरी नाइस क्वेश्चन। चोरी छिपे मैंने अपने घर वालों को कभी कुछ नहीं बताया कि मैं, फ़ोन आया क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहा हूँ, कॉलेज में हूँ, पर मैं ये सब कर रहा होता था। मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप को बस ये डर होता है कि हमारा बच्चा कर पाएगा या नहीं, तो उन्हें करके दिखा दो, सीधा परमिशन लेना छोड़ दो, घर से निकलो, माँ बाप को करके दिखाओ कि हाँ मुझ में वो जज्बा है। आज मेरे घर से तो यहाँ पे कोई नहीं है, पर वो होते तो आज खुश होते, पर अगर मैं 3-4 साल पहले की बात करूँ तो वो खुश नहीं होते जो मैं कर रहा था। सो मेरा ऐसे था कि मैं बस घर से दूर चला गया था और मैं चोरी छिपे, क्योंकि आज आर्ट को कोई रोक नहीं है, मीडिया इतना आगे बढ़ गया है, आप लिखें और डालें, और मैं पढ़ाई में भी बुरा नहीं था। जस्ट 1 सेकेंड।
तो मैं पढ़ाई में भी बुरा नहीं था, तो बस ये है कि मैं चुपके से कर गया और जो वो चाहते थे वो भी करता रहा. सो आई थिंक यू जस्ट हैव टू प्रूव योर सेल्फ टू योर पेरेंट्स. डोंट गेट प्रेशराइज्ड. बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, बहुत नाजुक सी ज़िंदगी है, इतनी मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है. हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ. मतलब मेरा तो ऐसे है कि अगर मैंने ये सोच के इस फील्ड में कदम रखा था कि ये है जो है, वरना तो कुछ नहीं, तो मेरा फैसला ये था. आप बताइए, आप बहुत देर से हाथ उठा रही हैं जिनके हाथ में पोस्टर था. ओह, ये आपने कल. जी, ये वही है जो मैंने कल स्टोरी पे लगाया था. हिमानी, यस, आई रिमेंबर यू. थैंक यू सो मच. Thank you so much. I would love to have that if somebody can. एनीवन कैन. Yeah. Thank you so much. इस बुक के जो मुझे सबसे अच्छे इवेंट्स लगे, मैंने वो इसमें उतारने की कोशिश करी है. जैसे आपने उसके लिए एक विनाइल प्लेयर ख़रीदा था, कांट हेल्प फॉलिंग इन लव, तो वो बनाया जो टूट गया. वो जब आई थी आपके घर तो एक सिलेटी रंग का सूटकेस और एक मोगू मोगू की बोतल हाथ में, एक हाथ में फ़ोन और थरथराती हुई आई थी. उसके बारे में आपने जितना भी बताया उस हिसाब से मुझे नहीं पता चला वो लड़की कैसी दिखती होगी, तो मैं चेहरा नहीं बना पाई, पर हाँ शायद ऐसी दिखती होगी. और आपने जिक्र करा था कि जब आप एक गली से गुजरते हो तो वहाँ से मटर पुलाव की खुशबू आती है, और वो मटर पुलाव की खुशबू आपको आपकी माँ के और अपने घर की याद दिलाती है. तो उधर मटर पुलाव बना है जिसमें घर का खुशबू का थोड़ा सा बनाने की कोशिश करी थी मैंने. It's beautiful. थैंक यू सो मच. और जो नीचे एक फ़ोटो है, मेरे को चेहरा बनाना नहीं आता, तो इसलिए आपका लास्ट जो लखनऊ में फ़ैन साइनिंग इवेंट हुआ था उसकी आपकी पोस्ट से एक फ़ोटो निकाल के इलस्ट्रेशन बनाई थी. हेयर स्टाइल बिल्कुल सेम लग रहा If it's there. So ये this मैं is हूँ. it. इसमें एक चीज़ है, 28 फरवरी उसका जन्मदिन. हाँ. सो दिस इज़ अ हिडन डिटेल. 28 फरवरी को मेरा जन्मदिन होता है, उसका जन्मदिन नहीं है. तो ये मैंने बुक में ऐसे लिखा था कि मेरा जन्मदिन होता है, तो इसको स्पेशल डेट बना देते हैं. थैंक यू सो मच, बट थैंक यू सो मच, मीन्स अ Hi लॉट. Hassan. हाय. Hi Hassan. हाय. I am genuinely happy to be here and उससे ज़्यादा खुशी आपको वहाँ पे देख के हो रही है. थैंक यू सो मच. और मैंने आपकी किताब पढ़ी तो कुछ इस तरीके से लगी कि जैसे कि किसी की मनपसंद चीज़, माने कि एक कप चाय जो कि इतनी अच्छी बनी है कि हम उसे बचा बचा के पी रहे हैं. क्या तो बात है. इस तरीके से कुछ किताब थी आपकी. मैंने कई सवाल उतारे पन्ने पर जिसको मैंने मेल करने का सोचा. सब कुछ तो मैं नहीं कह सकता यहाँ पे. एक सवाल जो मुझे लगा कि पूछना वाजिब है वो ये है कि इस सब के साथ एक आखिरी सवाल है, शायद मैं तब पूछता जब मैं मेल पर पूरी तरह लिख चुका होता. आपने जिन एहसासों को इतनी शिद्दत से जिया, उन्हें शब्दों में ढाल कर दुनिया के सामने रख देने के बाद, दुनिया पर छोड़ देने के बाद आपको कैसा लगता है? क्या वो किसी अपने को खोने जैसा होता है, या मन पर से बोझ उतर जाने जैसा सुकून, या फिर कुछ और जिसका नाम देना आसान नहीं? In other words, how do you personally feel about the art of letting go after creating something so honest? Is it loss, relief, or something else entirely? Wow. It made me think for a while. तो मतलब मैं ये किताब आपको सौंप चुका हूँ, तो मुझे कैसा लगता है? तो किताब सौंपना, अच्छा, किताब लिखना was me processing my pain. और जब मैं तैयार हो गया उस चीज़ के लिए, तो मैंने एक कहानी रची कि यार मैं, जैसे कि एक दोस्त बहुत दिनों से कमरों में बंद होता है, फिर बाहर आके बताता कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो मुझे वैसे लगता है कि मेरा दिल हल्का हो गया कि मेरी जो कहानी है वो सही लोगों तक पहुंच गई है. बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए इस किताब को, एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. आई होप आई आंसर्ड इट. एहसान, अभी मेरे हिसाब से लोग ना बहुत सुनना चाहते हैं, इवन मैं भी सुनना चाहता हूँ, क्योंकि जो आप लिखते हो वो ऐसा लगता है कि हम अपने दिमाग में उस स्टोरी को और उस प्ले को पूरा पूरा प्ले कर पा रहे हैं. तो मैं चाहूँगा आप प्लीज़ कुछ अपने बुक से 4-5 मिनट का कुछ सुनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा. ओके. Any next questions? संजना, wrap up करवाऊं?
सो दिस इज़ समथिंग कि जो मैंने बात बोली थी ईमानदारी से लिखना, सच लिखना, उसके ऊपर ये बात है कि जैसे ही आप गई मैंने फिर से उलझा लिया अपने आप को, सोचने का वक्त ही नहीं दिया कि क्या करूं, कैसे बताऊं, इंतज़ार करूं या बर्बाद कर दूं अभी कहकर। और शायद ये कुछ ज़्यादा तो नहीं सोच रहा, भूल जाऊंगा, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन भूल जाऊंगा। लेकिन अगर झूठ ना लिखूं तो लिखूं, काश वो इतनी सुंदर किसी और के साथ लगती जितनी मेरे साथ लगती है। काश उसकी आंखें मुझे मुस्कुराता हुआ देखकर इतना ना चमकती। काश तो अपने साकी को इसी तरह सारे गमों से बचा लेती जिस तरह मुझे बचाती है। काश वो भी अपने काम छोड़कर सिर्फ तेरा होता। उसकी आंखों में तो अपना सरमाया भी अच्छा लगता है, उसके हाथ में मेरा हाथ सबसे अच्छा लगता है। लेकिन उसके दिल में मेरा दिल तुच्छ सा लगता है, जैसे सफ़ेद नीले पानी में मेंढक। अब सोचता हूँ काश वो नीले पानी में डूब जाता, काश मैं ये होने से पहले चला जाता, काश उसकी नज़रअंदाजगी को नफरत समझ लेता। ये कहानी मैं खून से लिख देता, लेकिन स्याही तो फिर भी ही काली रहती। ये किताब में मैं तेरा असली नाम लिख जाता ताकि सबको पता चले कि तू क्या है मेरे लिए। पर सबको कैसे बताऊं? मैं तो तुझे नहीं बता पाया। वैसे तुझे बताने से मुश्किल ही बढ़ती, तुझे तकलीफ ना पहुंचे इसलिए नहीं लिखा नाम तेरा। लेकिन बताऊंगा तो किसी दिन दिखाऊंगा हमारी कुछ तस्वीरें जो मेरे बटुए में हैं। जब हश्र के मैदान में हिसाब होगा सब खाली हाथ होंगे, और जब सबको एक आखिरी ख्वाहिश दी जाएगी तो मैं जन्नत के बदले तेरी तस्वीर मांग लूँगा। और फिर दोज़ख में सबको दिखाऊंगा कि जन्नत कैसी दिखती है उनको जिनको नसीब ना हुई। कौन सी ज़बान के शब्दों में बयान करूं कि तुझे इंसाफ कर पाऊं कि तू जब पढ़े ये तो तिरस्कर मुझे बुलाए मैं ना आऊं। कहते हैं इस मिट्टी के शरीर पर फेर बदल करना गुनाह है, कुछ लिखना मना है, जैसा उसने बनाया है वैसा ही रहने देना चाहिए, क्योंकि ये खुदा की हुई कला है। सारी दुनिया जहान के सबसे बड़े कलाकार की कला है, जिसने नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, तितलियां, शेर, गिद्ध, हाथी, समुंदर, रेगिस्तान, जमीन, आसमान, सितारे, अंधेरा बनाया है। उस कलाकार की कला है ये जिसने चांद बनाया है। लेकिन अगर इस मिट्टी के शरीर पर तेरा नाम लिखवाऊं तो खुदा भी ताज्जुब करता कि ये कला मैंने क्यों ना सोची। तेरे नाम के वो 6 अक्षर पढ़कर शायद मेरी बख्शीश हो जाती कि ये तो इबादत करके लौटा है। तीसरे दिन जाने से पहले वो जान गई थी कि मेरा दिल क्या कहता है। वो एक ही बात बोली कि जानने के बाद कि मत कर, मेरी भी तो सोच। और मैं सोचता ही रह गया। तभी तो ये हाल है, काश ना सोचता वो सबात जो है तेरे होने से। कितना वक्त लगेगा और तुझे मेरा होने में। खामखा ही लिखता रहता हूँ तुझ पे, तू तो मेरी कुछ भी नहीं लगती। लेकिन पर एक बात लिखूं, अगर झूठ ना लिखूं तो लिखूं तो काश इतनी सुंदर किसी और के साथ लगती जितनी मेरे साथ लगती है। इस सेशन को हम यही रैप अप करेंगे। मैं भी कुछ सुनाऊंगा जो मैंने एक बार कभी लिखा था कि लगाकर राग सीने में बुझाना भूल जाती है, लगाकर राग सीने में बुझाना भूल जाती है, बनाकर ख्वाब यादों के सुलाना भूल जाती है। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। मैं चाहूंगा इनके लिए प्लीज एक बार जोर से क्लैपिंग करें। थैंक यू सो मच।